अपन कल डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ऐसे कर रहे थे बच्चों। तो उसमें मैंने कुछ आपको बताए थे, नेचर ऑफ द गैस बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताओ क्या बताया था, टेम्परेचर, एंड देन मैंने बोला था कि प्रेशर जो है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। तो आज अपन प्रेशर को ही डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों सुनो, हेडिंग मैंने डाल रखी है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो ये एक साइंटिस्ट था हेनरी, उसने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको नाम दे देते हैं अपन हेनरीज लॉ। और देखो बच्चों ध्यान से सुनो, देखो मान लो ये एक लिक्विड है और ये इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। ये जो गैस के मॉलिक्यूल है इसके अंदर क्या करते हैं, अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए सुनिए, इसमें है क्या, एक बार बताओ। हाँ जी, देखो ये जो सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है ना, तो जितने गैस के मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, अब कितने मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे वो किस पर डिपेंड करेगा। देखो आप सोचिए, जितना ज्यादा आप प्रेशर इस पे अप्लाई कर सकते हो, प्रेशर, समझ पा रहे हो आप मेरी बात, जितना प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। बोलो, अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगाया, ठीक है, ज्यादा गैस अंदर जाएगी। अरे टाइम से आ जाया करो यार तुम। हाँ भैया देखिए सुनिए, तो अब देखो इस गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, है ना, उतने मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेंगे। आप सोचिए, इस लिक्विड पर इस गैस का प्रेशर मैं बढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि डिजोल्व्ड अमाउंट ऑफ गैस, वो अमाउंट मास में ले सकते हैं या ले सकते हैं, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात मैंने क्या बोला। आप सोचिए कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो, तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतने ही मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेंगे, जितने अंदर एंटर करेंगे तो वही सोल्यूबलाइज्ड होंगे। तो हमने लिखा डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। कि ये समझ में आ गया होगा मैंने, ऐसा बहुत सिंपल सी बात है। आप सोचिए कि जैसे मैंने यहाँ पर 2 kg का वेट लगा रखा है और फिर मैंने 4 kg का वेट कर दिया, तो वेट जितना ज्यादा इंक्रीज करूंगा उतने मॉलिक्यूल क्या होंगे, अंदर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए। एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर 40 ml ओजोन इज डिसॉल्व्ड इन
100 ml water. Then calculate mass of ozone which is dissolved in 400 ml water at 4 atm and 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अपन इतनी लाइन को पकड़ते हैं, सिर्फ इतनी सी लाइन को। तो देखो एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, 100 ml वाटर में 40 ml, जो डाटा दिया है वो मैंने लिख दिया। अब देखिए ना मैंने टेम्परेचर चेंज किया ना मैंने प्रेशर चेंज किया। 100 में अगर 40 है तो 400 में कितना आ जाएगा बताओ। 100 में अगर 40 डिसोल्व हो रहा है तो 400 में 4 टाइम हो जाएगा बच्चों। बोलो ये बात समझ में आएगी क्या? अरे ये बात समझ में आएगी क्या? 100 में 40 है तो 400 में 4 टाइम हो गया, तो मैंने 40 इंटू 4 करके क्या कर दिया 160 कर दिया। अब देखो ध्यान देना, अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो किस पे करना है, वो 4 atm पे करना है। चेक करो ठीक है ना, 4 atm पे करना है, जबकि पहले किस पे दिया हुआ था, ये पहले किस पे दिया 1 atm पे दिया हुआ था। ये किस पे दिया हुआ था 1 atm पे दिया हुआ था। एक बात बताइए मेरे को कि 400 ml पे 160 है, ठीक है, तो ये 1 atm पे था। अब 4 atm पे बात करनी है, मुझे एक बात बताओ 4 atm पे कैसे करेंगे। देखिए अमाउंट जो होगी वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। तो क्या करूंगा 160 इंटू 4, ये 640 ml आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास गैस का वॉल्यूम आ गया 640, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। और मुझे बताओ प्रेशर कितना दे रखा है 4 atm, टेम्परेचर दे रखा है, तो बच्चों सिंपल है, आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज दे लेनी चाहिए। तो पीवी क्वेश्चन आरटी लगाएंगे, मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आरटी, प्रेशर 4 रहा, ठीक है, वॉल्यूम 640, 640 डिवाइड बाय 1000 कर दिया। हमें वेट ऑफ ओजोन निकालना है, तो नीचे मॉलिक्यूलर वेट लेना है, तो ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 40 आ जाएगा बच्चों। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है, तो ऑक्सीजन का अगर 16 होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सीजन का अगर 16 है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, बोलो ऑक्सीजन का अगर अपन कह रहे हैं कि 16 है, तो ओजोन का कितना हो जाएगा, ओजोन का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 3 टाइम आ जाएगा। बस उसके बाद मैंने सीधा सीधा क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन में लगाया और मैंने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सबको, बोलो। हाँ जी, अब देखिए सुनिए आगे क्या करेंगे अपन, आगे जो अपने को देखना है, देखो एक यहाँ पे सिंपल सा ये ले रखा है मैंने, इस इक्वेशन का मैंने क्या किया, लोग ले लिया, लोग लेने के बाद देखो लोग के और लोग भी आ गया। अब मैंने वो करना क्या है, अब मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं log m और log p के बीच में, तो ये हो गया y, ये हो गया mx और ये c, तो y प्लस टू mx प्लस c का ग्राफ आ जाएगा, सिंपल है। अब देखिए सुनिए, अगर हमें हेनरी लॉ मोल फ्रैक्शन के टर्म से बताना है, देखो बहुत ही सिंपल है। आप बच्चों बताओ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता था, याद कीजिए,
बताओ बच्चों पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, वेरी गुड, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, मैंने ये लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। अब देखो हर साइंटिस्ट अपनी कुछ तो करेगा, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इसने क्या किया, अपना कांस्टेंट बना लिया कि हेनरी कांस्टेंट। समझ में आई बात ये? तो ये हो गया के एच, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है हेनरी कांस्टेंट। आप मुझे एक बात बताइए, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट बताओ। हेनरी कांस्टेंट की यूनिट बताओ बच्चों। देखो वही होगी ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो प्रेशर की यूनिट होगी वही मोल फ्रैक्शन की, वही इसकी हेनरी कांस्टेंट की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। इसको इधर पटक देंगे, इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट है उसके मोल फ्रैक्शन जो डिसोल्व होंगे उतने ही कम हो जाएंगे। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th में आता है, वो पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट, तो आपको क्या बताना है, क्या बताएंगे अपन, बोलो। अपन ये बोलेंगे कि जिसका जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमें इस तरह से एक्सप्लेन करना है। अब देखो सुनो, अगर मैं अलग अलग गैसेज लेता हूं, देखिए मैंने ले रखी है हाइड्रोजन, फिर ले रखी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अमोनिया। देखो बच्चों सुनो, अमोनिया मैक्सिमम सॉल्युबल क्यों होगी बताओ, अमोनिया वाटर में मैक्सिमम सॉल्युबल क्यों होगी, कौन बताएगा। अमोनिया कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेती है, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, ठीक है, दो एडिशनल है। फिर CO2 सही है, CO2 भी क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, H2CO3 बनाता है बच्चों, CO2 H2CO3 बनाता है, बोलो। अब देखिए सुनिए, इन तीनों में अगर अपन एक्सप्लेन करें H2N2O2, तो इसमें O2 की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, ऐसा क्यों, चित्रक सिंगल बताओ भाई। वेरी गुड अमीषा जैन, वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स है ना, जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होता है। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, इसका कितना है 28 है, इसका 32 है, तो वान डेर वाल फोर्स ज्यादा है तो इसकी सॉलिडिटी भी ज्यादा होगी। आप मुझे बताओ, इतनी गैसेस के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पर हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, बताओ इनमें से हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा बच्चों। जिसकी जितनी ज्यादा अपन क्या बोलेंगे सॉल्युबिलिटी है, उसका हेनरी कांस्टेंट उतना ही कम होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलिए अब देखिए सुनिए, अब अपन बात करते हैं आगे। देखो सिंपल सा रूल है, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। एक बात बताइए मेरे को, देखो मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास ये 1 लीटर वाटर है, ठीक है, इस 1 लीटर वाटर के अंदर आपकी नाइट्रोजन डिसॉल्व की जा रही है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है और इसका इसने पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.987 बार दे रखा है, ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.987।
अच्छा और सुन लीजिए, और क्या, हेनरी कांस्टेंट दे रहा है ये नाइट्रोजन के लिए आपको 76 पॉइंट, ये डाटा देख लीजिए, 76.48 किलोग्राम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विच विल डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर, ये हमें एक्सप्लेन करना है ना। आपको जो डाटा दे रखे हैं उस डाटा से क्या अपन हेनरी रूल लगा सकते हैं? बोलो, हेनरी लॉ लगा सकते हैं क्या? हेनरी लॉ लगाने से हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बताओ? मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे क्या नाइट्रोजन के? अब अगर मोल फ्रैक्शन अपने को मिल जाते हैं तो फिर अपन आराम से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, बोलो सही है, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ गैस आपको देखो ये दिया हुआ है 0.987, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट ये किलो बार है बच्चों, तो किलो बार है तो इंटू 10 की पावर 3 करें, ठीक। और यहां से ये एक्स ऑफ गैस निकालेंगे, तो एक्स ऑफ गैस क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए, 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48, सोल्व करेंगे, ये लगभग इतना आ रहा है। बोलो मोल फ्रैक्शन निकाले? ये मोल फ्रैक्शन किसका निकाला मैंने? ये मोल फ्रैक्शन किसका निकाला है बोलो? वाटर का या नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का निकाला है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन लिखना है तो क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा लिखेंगे क्या? लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये आया मेरे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हमें फाइंड आउट करना, कौन बताएगा? मानवेंद्र सिंह, वेरी गुड अभिषा। इसमें वाटर के मोल्स बताओ, मानवेंद्र सिंह वाटर बेटा, वेरी गुड, सारे बच्चों का सही आ रहा है। मानवेंद्र सिंह बताओ बेटा, ये मैंने बोला था लर्न कर लें आप, ये लर्न, ये आता है ना। हाँ जी, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? 55.55 आगे। एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम है ना बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, इसका मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत ही कम हो सकते हैं ना, ऐसा बोल सकता हूं क्या? देखो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देखो आप, अगर आप इस वैल्यू को देखो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मोल फ्रैक्शन जितने कम है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी बहुत कम है कि नहीं है? तो जितने कम मोल फ्रैक्शन आएगा हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो बच्चों, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए, अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं इसको लिखूं 1.3 इंटू 10 की पावर -5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1.3 इंटू 10 की पावर -5 55 पॉइंट, और ये आ गया, ऐसा आ गया भैया। अब देखिए इस चीज को मैं उधर लेके जाऊं तो बचेगा क्या, देखो मेरे पास, इसको अगर मैं उधर लेके जाऊं
तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कॉमन आ जाएगा, ये आएगा देखो मेरे पास। आप बताओ वन में से ये जो चीज डिडक्ट कर रहे हो, कुछ वन पे फर्क पड़ेगा क्या? वन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या बच्चों? नहीं फर्क पड़ेगा। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो बताओ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको मैं लगभग वन कह सकता हूं, फिर इसको वन मान लें तो ये मेरे पास मोल आ गए। सोल्व कर लेंगे आप इसको, सोल्व करने से आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चों? अब देखो एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई 2009 का क्वेश्चन, हेनरी लॉ पे बताता हूं मैं आपको। देखिए सुनिए, जेई ने क्या क्वेश्चन पूछा था, ये मान लीजिए ये 10 मोल वाटर है, ठीक है, और इसने बोला KH4 नाइट्रोजन, ये 10 की पावर 5 ये दे रखा है इसने, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ टोटल प्रेशर वो है 5 atm और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर वो है 0.8, ठीक है। तो ये कहता है कैलकुलेट मोल ऑफ नाइट्रोजन विच विल डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। आप ही सुन लो बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है, देखो मेरे पास 10 मोल वाटर है, इस 10 मोल वाटर में नाइट्रोजन डिजील की, नाइट्रोजन को डिसॉल्व कर रहे हैं। ऊपर मैंने लिखा है टोटल प्रेशर 5 atm, ये टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों। टोटल प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर मैंने लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ये 0.8 है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन के कितने मोल वाटर में डिसॉल्व हो गए, बताओ बच्चों, सोल्व करके बताइए। हाँ भाई, सबसे पहले बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एयर में कितना होगा? एयर के अंदर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, कुणाल गुप्ता बता भाई, एयर के अंदर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बताओ। और आ रहा है, वेरी गुड अर्चिता, इंसा पवार, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे अच्छा बता रहे हो। देखो बच्चों सुनो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, एयर के अंदर, तो एयर के अंदर देखो बच्चों ये करेंगे 5 इंटू 0.8 4 atm आ गया क्या? सिंपल है, सबको समझ में आया? अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये पार्शियल प्रेशर आ गया, हमारा फॉर्मूला ये है, ठीक है, पार्शियल 4 है 10 की पावर 5, एक्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, एक्स ऑफ नाइट्रोजन ही आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्या? आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन बहुत कम आ रहे हैं ना बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन अगर बहुत कम आ रहे हैं यानी ये हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, अपन इसको ऐसा लिखेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। आप बताओ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये लिखना सही है क्या? क्योंकि देखो इतनी छोटी वैल्यू आ रही है बच्चों, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो देखिए ये तो है 4 इंटू 10 की पावर, हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है और मोल्स ऑफ वाटर 10 है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ जाएंगे? क्या क्लियर है? ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों 2009 के अंदर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? आसान है, मेडिकल में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बोलूं कि एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो ले लो चाहे प्रेशर रेशियो ले लो, एक ही बात है, क्योंकि मोल जो रेशियो होगा वो प्रेशर का रेशियो होता है, ये तो सबको पता है ना। मोल का रेशियो और प्रेशर का रेशियो सिमिलर आता है बच्चों, बताया था आपको, तो ये दे रखा है। अच्छा 4:1 समझ में आया आपको? एयर के अंदर बोलो, एयर के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? एयर के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? लगभग 78-79 होती है बच्चों, और ऑक्सीजन होता है 21 के आसपास। तो मैंने 80 और 20 करके एक बार ये ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसने और क्या दिया देखो, KH फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इसने दिया है देखो क्या 6.6 इंटू 10 की पावर 7 एंड 3.3 इंटू 10 की पावर 7, ये इनके दे रखे, ठीक है। आपको बताना है XN2 एंड XO2 का रेशियो बताना है, बता सकते हो बच्चों आप? बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो बच्चों, आप क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ N2 KH ऑफ N2 XN2, प्रेशर ऑफ O2 KH ऑफ O2 कर लेंगे। ये गिवन है, देखो ये गिवन है, ये आपको गिवन है, ये निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? इज इट क्लियर? बोलो। हेनरी लॉ समझ में आ गया बच्चों? हेनरी लॉ समझ में आ गया? अच्छा एक चीज सुनो, हेनरी लॉ 12th में डेफिनेट आता है, यार 12th में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान देना इसमें, ठीक है बेटा। अब देखिए सुनिए, अब हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशन बताता हूं, आप सुनिए ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक समझ रहे हैं आप? जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, शैंपेन होती है, बियर होती है ना, ये सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो आपको इनमें पता होनी चाहिए कौन सी गैस डिजोल्व होती है इनके अंदर, बताओ। सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस डिजोल्व होती है? CO2 डिजोल्व, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, इनके अंदर डिजोल्व CO2 होती है। तो जब हमें इनको क्या करना होता है, इनके ऊपर जो कैप लगी होती है, ढक्कन लगा होता है, उसको हमें हाई प्रेशर पे लगाना पड़ता है। बच्चों हाई प्रेशर पे क्यों लगाते हैं? हाई प्रेशर पे क्यों लगाते हैं? हाँ वेरी गुड, जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपन बोलेंगे कि इनकी जो कैप होती है उसको हाई प्रेशर पे अप्लाई किया जाता है ताकि सॉल्युबिलिटी राइज हो जाए। अच्छा जैसे ही अपन उस कैप को हटाते हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, देखा होगा कि आपको इफरवेसेंस दिखते हैं, CO2 निकलती है फटाफट बाहर, बबल्स बनते हैं, ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा क्यों हुआ बच्चों? आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली होगी ना, हाँ वेरी गुड, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते ही क्या होता है कि धीरे धीरे CO2 रिलीज होती जाती है। रीजन उसका ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ 1 atm है, तो जैसे प्रेशर कम हुआ, अंदर प्रेशर ज्यादा था, तो क्या होगा, गैस का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, वो बाहर निकल जाएगी सारी की सारी, है ना। समझ में आ गया बच्चों? तो सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक का फंडा समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट समझना, देखो बच्चों ये जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, है ना, डीप सी डाइवर्स समझ गए, जो समुद्र के अंदर जो जाते हैं, गोताखोर जिनको बोलते हैं हिंदी में, डीप सी डाइवर्स। ये डीप सी डाइवर्स का फंडा समझना ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों एक बात सुनो ढंग से, मान लीजिए ये हमारे पास एक वाटर का कॉलम है, ठीक है बच्चों। अब जो डीप सी डाइवर्स है वो अभी यहाँ था, ठीक है। अब जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, नीचे जाना, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, एक बात बताओ, नीचे जाने पर इस पे प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर राइज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा बच्चों, राइज होगा। देखो कैसे, तो सिंपल सी बात है, इस पर कौन कौन सा प्रेशर लगेगा? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक इस वाटर कॉलम के कारण भी लगेगा। कितना? HDG लगेगा क्या बच्चों? ये दो प्रेशर लगेंगे, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक इस वाटर कॉलम की जितनी हाइट होगी लगेगा क्या? बोलो बच्चों। अब एक बात बताओ, जब प्रेशर बढ़ गया, है ना, अब देखो जैसे वो नीचे गया प्रेशर बढ़ गया, तो आप मुझे बताओ O2 एंड N2 इन दोनों की सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ O2 और N2 की सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? इंक्रीज होगी, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सी गैस अपने यूज आ जाएगी? O2 N2 में से O2 आ जाएगी ना, वो तो हमारे मेटाबॉलिज्म में काम आती रहती है। N2 काम आती है क्या? N2 काम नहीं आती, नहीं आती ना। N2 अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाए वो टॉक्सिक होती है बच्चों। अब देखो समझना ढंग से, एक बात बताओ, अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर ये सारी गैसेस आपकी डिसॉल्व हुई गई, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, वापिस जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा? वापिस जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी बच्चों। अब जैसी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो एक बात बताओ, जब गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? बबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बोलो बबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर गैस के बबल बनने शुरू होंगे, है ना, तो बच्चों जैसे जैसे बबल बनेगा ना, तो होगा क्या, इस ब्लड वेसल में इस तरह की पिक्चर बनने लग जाएगी, ऐसे जगह जगह, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स बोलते हैं। ये समझ में आएगा? ये समझ में आया बच्चों? ये बबल क्यों बनाया, समझ में आ गया? क्योंकि जैसे आप हायर लेवल पे ऊपर आए, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई, बबल बने, तो बैंड्स बन गए, ठीक है। तो देखो सुनो, नाइट्रोजन ने दो दिक्कत की, एक तो टॉक्सिक है और दूसरा इसने बैंड्स और बना दिए। तो बच्चों अब क्या करते हैं, इसको बचाना है हमें, इससे बचना है, तो हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का कुछ पार्ट हीलियम से रिप्लेस कर देते हैं। भाई मेनली तो अपन क्या क्या काम में लेते हैं? O2 प्लस N2, लेकिन N2 का कुछ पार्ट हीलियम से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा हीलियम से क्यों किया बच्चों? ये लास्ट में पढ़ा था आप लोगों ने 11th में, हीलियम से क्यों किया? बताएगा आप में से कोई? हीलियम से क्यों किया? देखो एक तो सबसे पहली बात, ये नोबल गैस है, ये तो ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में यानी अपने ब्लड में ऑलमोस्ट नेग्लेक्सिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लेक्सिबल है। एंड सेकंड, ये टॉक्सिक नहीं होती। क्यों यूज करते हैं सुनो, एक तो ब्लड में ये सॉल्युबल नहीं है तो दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है ना। एंड सेकेंडली इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। अच्छा हाइड्रोजन यूज ले सकता हूँ क्या बच्चों? हाइड्रोजन यूज ले सकता हूँ क्या?
हाइड्रोजन मत ले लेना, हाइड्रोजन ले लिया तो आपको पता है फिर एक जिंदा इंसान बम बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन नहीं ले सकते अपन, हीलियम को अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 12th में आता रहता है कि अपन हीलियम का जो यूज करते हैं उसके पीछे लॉजिक बताओ। आप पी ब्लॉक में वापस पढ़ोगे इसको, तो लॉजिक समझ में आया आप लोगों को। हीलियम नॉन टॉक्सिक है बच्चों, और इसकी ब्लड में सोल्युबिलिटी नेग्लिजिबल है, इसलिए अपन इसको यूज ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या, बोलो। ये दो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलो एक बात बताओ बच्चों मुझे, हाँ जी, मैथ्स वाले बच्चे बताएंगे। देखो बच्चों, ये लंग्स है और ये हमारी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टिश्यू या मैंने सेल ले ली। आप बताओ, हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में हम O2 को अंदर लेते हैं बच्चों, O2 को अंदर लेते हैं। आप मुझे बताइए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहां ज्यादा होता है, लंग्स में ज्यादा होता है या टिश्यूज में ज्यादा होता है? मैथ्स वाले बच्चे बताएंगे, बायो वाले नहीं। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहां ज्यादा होता है, लंग्स में? मैथ्स वाले बताएंगे। हाँ जी, लंग्स में होता है बच्चों, लंग्स में होता है। या ऑक्सीजन का हाई पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रेशर हाई होगा, यहाँ ऑक्सीजन क्या करती है बच्चों, हीमोग्लोबिन से कंबाइंड हुई और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ आता है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंबाइंड हुआ, यहाँ आया। यहाँ पार्शियल प्रेशर क्या है, लो है, तो डिकम्पोज होके ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा क्या, ऑक्सीजन लिबरेट कर देगा क्या बच्चों? अरे समझ में आया? तो समझ में आया ऑक्सीमोग्लोबिन क्यों बना, क्योंकि वहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। अच्छा एक बात बताओ, आपने कई बार देखा होगा, कभी आप घूमने गए हो और हिली एरिया में गए हो जहाँ बहुत ज्यादा पहाड़ हो, तो जब आप हाइट पे जाते हैं तो आपसे पहले पूछा जाता है कि आपको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछा जाता है ऐसा बच्चों। ऐसा इसलिए पूछते हैं कि आपने देखा होगा बेटा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होती जाती है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होती जाती है, होती है बच्चों। तो कई बार जिनको ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम हो तो देखा होगा चक्कर आने लग जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां अवेलेबिलिटी कम होती है। अच्छा भाई वाले बच्चे बताओ, बॉडी को कैसे अडॉप्ट करती है फिर, इसके लिए क्या अडेप्टेशन होता है, भाई वाले बच्चे बताओ। हाँ वेरी गुड, आरबीसी क्या होती है, फिर धीरे धीरे राइज हो जाती है, आरबीसी राइज होती है ना बच्चों, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया हेनरी लॉ के आपको एग्जाम इसके एप्लीकेशन। अब एक बात सुनो बच्चों, हेनरी लॉ तभी लगेगा जब प्रेशर हो बोथ हाई, सॉरी प्रेशर हो लो और टेम्परेचर हो हाई। ये कंडीशन आपने लास्ट की पढ़ी थी क्या, प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई, ये कहां पढ़ी थी आपने, ये कहां पढ़ी थी बच्चों, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, वेरी गुड, ये आपने पढ़ी थी, याद कीजिए। स्टेट ऑफ मैटर में आइडियल गैस की कंडीशन थी, आइडियल गैस की कंडीशन थी, कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव करेगी जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, ऐसा आपने पढ़ा है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि हेनरी लॉ भी उसी कंडीशन में लगेगा जिस कंडीशन में आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती है। ये बात समझ में आ गई, बोलो समझ में आई बात, बच्चों समझ में आई बात, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, देखो चैप्टर तो आपका
कल खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। अब मैं कुछ ग्राफ समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजी लगेंगे, और अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत टफ लगेंगे फिर ये, तो ध्यान से सुन लो बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये मैंने आपको रूल पढ़ा रखा है क्या? ये रूल पढ़ा रखा है, पी एस इक्वल टू एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। कौन सा रूल है ये? राउल्ट्स लॉ। ओके, अब बताओ, क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं क्या? कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्स से पी ए नॉट प्लस, यहां मैं पी माइनस एक्स ए पी बी नॉट, तो ऐसा कर सकते हैं बच्चों अपन। इक्वेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है, बोलो। इक्वेशन समझाइए पहले भी, आपको समझाइए बच्चों। एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ जो पी एस है वो एक्स ए के, है ना, किस तरह से रिलेट कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो समझ में आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फंडा समझ में आ गया। अच्छा, ये एक्स ए और एक्स बी कौन सी फेज में मोल फ्रैक्शन है बच्चों? कौन सी फेज में मोल फ्रैक्शन है? लिक्विड फेज में, ठीक है, लिक्विड फेज में। अब चीज आगे सुनिए, अब जो मैं चीज बता रहा हूं उसको देखो। आप मुझे एक बार बताओ, ऐसा आपने पढ़ा था क्या, वाई ए एक्स से पी ए नॉट और पी एस, और वाई बी एक्स बी पी बी नॉट और पी एस, ये पढ़ा था क्या? ये वाई बी क्या है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेज में है बच्चों। अब देखिए, यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं, एक्स से हो गया वाई ए इंटू पी एस अपॉन पी ए नॉट, और यहां से मैं एक्स बी बोल सकता हूं वाई बी इंटू पी एस पी बी नॉट, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी, ये 1 होता है, ये वैसे मैं सारा पढ़ा चुका हूं आपको, एक बार जस्ट वापिस एक चीज समझाने के लिए लिखा मैंने। अब देखो, पी एस को बना रहा है बच्चों, उसको मैं इधर पटक दूं, तो वाई ए पी ए नॉट, वाई बी पी बी नॉट, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, इस वाई ए की जगह मैं ये ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक बार बताओ, इसको अगर मैं आगे सोल्व करूं तो मेरे पास ही आ जाएगा 1 अपॉन पी बी नॉट माइनस वाई ए पी बी नॉट इक्वल्स टू, ये आ गया। यहां से देखो, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन पी बी नॉट प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास, बोलो क्या, पाई ए 1 अपॉन पी ए नॉट पी बी नॉट। आप एक चीज देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, बहुत समझ में आ जाएगा। देखो, ये पी एस है, ये 1 अपॉन पी एस है बच्चों, ये पी बी नोट था, ये 1 अपॉन पी बी नोट है, चेक करो, एक्स ए है वाई ए है, पी ए नोट 1 अपॉन पी ए नोट, पी बी नोट 1 अपॉन पी बी नोट। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, बोलो। अब एक चीज बताओ, यहां एक्स ए पी एस के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक्स से पी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या? पी एस के है बच्चों। यहां कैसा बताओ, यहां कैसा है, वाई और पी एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनता है? हाइपरबोलिक बनता है,
हाइपरबोला बनता है बच्चों। तो देखो इसका तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, और इसका क्या बनेगा हाइपरबोलिक। ये सबको समझ में आया, सबको समझ में आया बच्चों। तो ये तो है लिक्विड फेज के लिए, और ये किसके लिए है, ये किसके लिए बच्चों, ये वाई भी किसके लिए, वेपर फेज के लिए। तो 2 पॉइंट फटाफट दिमाग में फिट करो, लिक्विड फेज वाला स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा और वेपर फेज वाला हाइपरबोलिक आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको, क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको, आ गया। तो चलो बच्चों अपन सीधा आप ग्राफ बना ले। फिर देखो ये वैसे सारा एक्सप्लेन क्या हुआ पीछे बच्चों, है ना। तो मैं सीधा ही ग्राफ पे आता हूं। एक बार बताइए, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, अब बताओ कौन सा ग्राफ लिक्विड फेज के लिए और कौन सा वेपर फेज के लिए। लिक्विड फेज वाला बताओ पहले तो, फर्स्ट वाला लिक्विड फेज, एंड सेकंड वाला किसके लिए है, सेकंड वाला वेपर फेज है। ये मैंने हाइपरबोला बनाने की कोशिश की, स्पेस थोड़ा कम था, समझ में आ गया होगा ना बच्चों, समझ में आ गया क्या, आ गया। देखो बच्चों सुनो, ये हम जैसे यहाँ लिखते हैं x इक्वल्स टू 1 और x भी इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब इधर जाने पर x भी बढ़ रहा है। इधर हमने पी ए लिया था, तो ये पी ए नोट आया था, इधर पी बी था, ये पी बी नोट लिया था। याद कीजिए, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने, पढ़ा हुआ बच्चों, पढ़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लेंगे वाई ए और इधर लेंगे वाई बी, तो ये वाई बी इधर जाने पर आपका बढ़ रहा है, ठीक है। ये वापस वही पॉइंट आ गए। तो बच्चों ये तो है लिक्विड फेज के लिए और ये है वेपर फेज के लिए, ये सबको समझ में आया, लिक्विड फेज और वेपर फेज ग्राफ समझ में आया, बोलो। अब देखो बच्चों, एक मैंने सिंपल सा नाम लिखा ड्यूअल ग्राफ। ड्यूअल का मतलब बताओ, पहले बताओ ड्यूअल का मतलब बताओ, इसका मीनिंग बताओ। ड्यूअल का मतलब दो, हमारे पास दो फिजिकल स्टेट है क्या, दो फिजिकल स्टेट है क्या, दो फिजिकल स्टेट है बच्चों, लिक्विड और वेपर फेज। तो अगर दोनों फेज को एक ही साथ प्लॉट कर दें तो जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, ड्यूअल ग्राफ हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या बच्चों, एक ही ग्राफ में। देखो कैसे समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। बताओ भाई, ये ब्लू कलर वाला ग्राफ किसके लिए है, ब्लू कलर वाला ग्राफ लिक्विड के लिए पक्का, एंड रेड कलर वाला वेपर के लिए। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों। पहले ड्यूअल ग्राफ समझ में आया। अब एक चीज सुनो बच्चों, देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान क्या रखनी पड़ेगी कि अगर आप लिक्विड को फॉलो कर रहे हो तो आपको ब्लू वाली लाइन को टच करना है, ठीक है। अगर आप लिक्विड को फॉलो कर रहे हो तो ब्लू वाली लाइन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, करेंगे ना। और अगर आप वेपर फेज को कंसीडर कर रहे हो तो वेपर फेज के अकॉर्डिंग फिर कौन सी लाइन को कंसीडर करेंगे बच्चों, बताओ।
वेपर फेज के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे, रेड वाली कंसीडर करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। ये मैंने देखो अलग अलग कलर से भी लिख दिया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, आसान सी बात है। इधर बोलो क्या होता है, इधर वेपर प्रेशर होता है। तो बच्चों ऊपर वाली लाइन है लिक्विड की और नीचे वाली लाइन है वेपर की। क्या ये बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं। ये समझ में आया सबको। अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, एक बात ध्यान से सुनना, इसको ऐसे याद रख लो आप। देखो एक बात बताओ, जब प्रेशर लो होता है तो कौन सी फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करेगी, प्रेशर लो होगा तो वेपर फेज या लिक्विड फेज, वेपर फेज करेगी ना। भाई प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे ना। तो बताओ बच्चों, वेपर प्रेशर यानी प्रेशर ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो नीचे प्रेशर क्या है, नीचे प्रेशर क्या है, लो है। तो लो प्रेशर पर कौन सी फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करेगी, लो प्रेशर पर कौन सी करेगी, वेपर करेगी। तो देखो बच्चों सुनो ध्यान से समझना, ये इस लाइन के नीचे नीचे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये वेपर फेज है, बोलो ये मैंने सही लिखा है क्या, क्या मैंने सही लिखा है, बोलो बच्चों। ठीक है, अब बताओ इस लाइन के ऊपर ऊपर यहां पर, यहां क्या लिखूंगा बताओ, लिक्विड लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ ये लिक्विड ये वेपर, ये दोनों के बीच का स्पेस वो क्या होगा, वो क्या होगा, दोनों होंगे ना बच्चों, दोनों हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है ना बच्चों। एक ऐसा प्रेशर भी आता होगा ना जब लिक्विड और वेपर फेज बॉइलिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाते हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि यहाँ लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में। पहले इतना सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब एक चीज बताना, देखो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, देखो एक पॉइंट मैंने ये लिखा ए, ठीक है, एक मैंने लिखा बी, एक मैंने लिखा सी, एक मैंने लिखा डी और एक मैंने लिखा ई। ठीक है, ए सी डी ई। बताओ पॉइंट ए क्या बता रहा है, पॉइंट ए क्या बता रहा है, लिक्विड को बता रहा है। बेटा मैं ये ग्राफ हटा लूं क्या, अपने काम तो इससे एक से हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बच्चों पॉइंट ए लिक्विड फेज को बता रहा है, पक्का बता रहा है। ठीक है, अब पॉइंट बी बताइए लिक्विड फेज को। अब देखो इसको एक है ना सिंपल सा नाम दिया गया है, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं बच्चों बबल पॉइंट, तो बोलते हैं बबल पॉइंट। यानी ये वो पॉइंट है जिस पर क्या होगा, लिक्विड वेपोराइज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब जैसे ही वो इसके अंदर घुसने वाला है तो लिक्विड से क्या बननी शुरू होने वाली है बच्चों, क्या शुरू होने वाली है, यहाँ पे तो लिक्विड था, कुछ वेपर बनना शुरू हो जाएगा ना, हो जाएगा बच्चों। तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं बबल पॉइंट, यानी वो पॉइंट जिस पर लिक्विड से फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बन जाएगी। समझ में आ गया, ये बात समझ में आई क्या, अरे बच्चों समझ में आई। ठीक है, अब देखो बबल पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, फिर देखिए सी की बात करें, सी में तो दोनों ये होगा। अच्छा डी को देखो, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, डी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, ये माउंटेन ड्यू नहीं है। अब बताओ डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, बताएगा आप में से कोई कि डी पॉइंट रेड कलर वाली लाइन पे, बोलो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, देखो वेपर जो है आपकी क्या हो जाएगी,
समझ में आ गई बात? ये बोलो, समझ में आया? देखिए बबल पॉइंट है ना, अपन ऐसा बोलेंगे भैया, बबल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मिक्सचर बिगिंस टू वेपोराइज। सही बात है क्या? बबल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मिक्सचर बिगिंस टू वेपोराइज। क्या ये बात सही है? ऊपर लिक्विड था, अब आप वेपर वाले एरिया में एंटर कर रहे हो। समझ में आ गया? अच्छा, ड्यू पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं, ड्यू पॉइंट एट विच द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ gaseous mixture begins to condense। आप ऐसे भी कह सकते हो, मान लीजिए अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इधर तो क्या थी, नीचे वेपर है, नीचे वेपर है ना बच्चों। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, मैं नीचे से ऊपर भी तो जा सकता हूं ना। अरे बच्चों ऐसा कर सकते हैं ना, बोलो। आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नीचे से ऊपर भी तो जा ही सकते हैं, मना थोड़ी ना, नहीं है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये वो पॉइंट है जहां पर अपन क्या बोलेंगे कि वेपर से फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड बनी होगी। ऐसा कह सकता हूं क्या? ऐसा कह सकता हूं क्या? इसका मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। समझ में आया बच्चों? देखो आप जा कैसे रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग दो दो डेफिनेशन बन सकती है। ऊपर से नीचे जा रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो, ऐसा बोल सकते हो। फिर बी में आप ये बोलोगे, जब ऊपर से आ रहे हो तो अपन ऐसा बोलेंगे कि लिक्विड की फर्स्ट ड्रॉप जो वेपर में कन्वर्ट हुई है, और नीचे से अपन जाएंगे तो अपन ये बोलेंगे कि यहां पर वेपर की सिर्फ एक ही ड्रॉप बची हुई है। ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नीचे से जाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं क्या? अरे बोल सकते हैं बच्चों, ऐसे आप इसके लिए कर सकते हो, है ना। अब बताओ ई के लिए बोलो, ई कौन सा है? ई कौन सा फेज हुआ? वेपर फेज हुआ। और सी समझ में आ गया? सी में दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है। बेटा पॉइंट वही रहेगा, इसको ड्यू पॉइंट ही बोलोगे, इसको बबल पॉइंट बोलोगे। डेफिनेशन दो बन जाएगी। डेफिनेशन आप नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे जा, जैसे देखो आप नीचे से जा रहे हो, डी पॉइंट पे क्या बोलोगे कि ये वो पॉइंट है जिसमें लास्ट जो आपका वेपर कंडेंस होना शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। और लिक्विड आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। देखो इसमें आप ऐसे है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप सिंपल सा ध्यान रखो, यहाँ वेपोराइज होना शुरू हुआ और यहाँ कंडेंस होना शुरू हुआ, बस इतना सा ध्यान रखो आप, है ना। ज्यादा दिमाग घुमाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वेपर से आप लिक्विड में एंटर कर रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। और ऊपर लिक्विड से वेपर में आ रहे हो तो क्या हो रहा है? वेपोराइज हो रहा है। ये सबको समझ में आ गया क्या? ये सबको क्लियर हुआ बच्चों? सबको समझ में आ गया? अब एक चीज बताओ, ये जैसा ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ किसके लिए बनाया है? ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है या नॉन आइडियल का? आइडियल का ग्राफ है, आइडियल का है ना बच्चों, आइडियल का है। अब एक चीज सुनना ढंग से, एक चीज मैं समझा रहा हूं, छोटा सा पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों समझना, ये है मेरे पास, ठीक है। आशुतोष बेटा ये वेपर फेज के लिए है ना, तो वेपर फेज का हाइपरबोलिक बताया था ना मैंने अभी, फॉर्मूले से बताया था ना आशुतोष गौतम, अभी इक्वेशन से एक्सप्लेन किया था ना। हाँ वही। एक बात बताओ, देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए ये कोई मोल फ्रैक्शन लिया मैंने, ये कोई मोल फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही होंगे, एक्स और एक्स भी। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इसकी, ऊपर वाला कौन सा फेज है? लिक्विड फेज है, और नीचे वाला कौन सा फेज है? वेपर फेज है कि नहीं है? बोलो, बोलो अपन ऐसा कर सकते हैं?
अब देखो इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ध्यान से सुनना। वो कहेगा कि इस लाइन पे है आप, बताओ तो इसको क्या बोलोगे आप, यानी आप लिक्विड से वेपर वाली लाइन में आ रहे हो, इसको क्या बोला जाएगा, लिक्विड से वेपर बनाना क्या बोला जाता है, लिक्विड से वेपर बनना क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। यानी ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, वेपोराइजेशन। अच्छा बताओ ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, अब मैं कहां से कहां जा रहा हूं, वेपर से लिक्विड। सेकंड लाइन बताओ कंडेंसेशन। क्या ये सबको समझ में आया, कंडेंसेशन सबको समझ में आया, बोलो। तो ऐसे वो लाइन बना के पूछेगा आपसे। अब बताओ ये वाली लाइन बताओ, ये वाली लाइन किसको कर रही है, थर्ड लाइन बताओ, थर्ड लाइन। देखो लिक्विड से वेपर आ रहे हो, चेक करो आप किधर जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो आप, बोलो समझ में आया। अरे लाइन की डायरेक्शन से बता सकते हैं आप, लाइन की डायरेक्शन से बता देंगे। चलिए बाकी कर लेते हैं, छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ आपका, एजोट्रॉप।